आइए हम देखते हैं कि पॉलीगमी के सिस्टम में क्या सही हो सकता है और क्या गलत हो सकता है। इस चीज़ को एनालाइज करने में सबसे पहले हम देखेंगे 2011 के सेंसस के कुछ फिगर्स। विडोज, विधवाएं कितनी हैं इंडिया में? 2011 के सेंसस के मुताबिक 4 करोड़ 32 लाख, जबकि विडोवर्स यानी कि ऐसे मर्द जिनकी बीवियों का इंतकाल हुआ है वो 1 करोड़ 22 लाख है, यानी औरतों का फिगर बहुत ज़्यादा है। उसी तरह से डिवोर्सी औरतें जिनका तलाक हो चुका है, जो डिवोर्स हो चुका है, वो कितनी हैं? 9 लाख है, और मर्दों में 4.5 लाख है। लेकिन साथ साथ में एक बहुत बड़ा फिगर आपके सामने है सेपरेटेड औरतों का। ये सेपरेटेड औरतें कौन सी औरतें हैं? ये वो औरतें हैं जिनका डिवोर्स नहीं हुआ, जिनके हस्बैंड ने सिर्फ उन्हें अबैंडन कर दिया। तो 23 लाख ऐसी औरतें हैं इंडिया में। और ये सारों का टोटल कितना होता है? हम देखते हैं कि सारों का टोटल 4 करोड़ 65 लाख, यानी 4 करोड़ 65 लाख विडोज, डिवोर्सीज और सेपरेटेड मिलाकर इंडिया में है, जबकि वही कॉरस्पॉन्डिंग फिगर मर्दों में 1 करोड़ 38 लाख, 1.38 करोड़। तो हम ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सवाल यह है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जिनकी शादियां नहीं होती हैं, कवारी रह जाती हैं, उम्र बढ़ती जाती है। 2011 के सेंसस के मुताबिक 56 लाख ऐसी औरतें हैं जो 30 साल और उससे ज्यादा की हैं, यानी 56 लाख ऐसी औरतें हैं जिनकी शादियां ही बिल्कुल नहीं हुई, यानी उन्हें कोई प्रपोजल नहीं मिला या शादी किसी वजह से नहीं हो पाई। अगर आप ये 4 करोड़ 65 लाख और 56 लाख को ऐड करें तो टोटल हमारे सामने जो फिगर आ जाता है 5.21 करोड़ औरतों का। सवाल यह है कि जब कई कवारी लड़कियों की शादियां नहीं होती है तो इन विधवाओं से, इन तलाकशुदा औरतों से या डिवोर्सीज से कौन शादी करने वाला है? अगर हमारी कंट्री में जैसे कि पहले प्रैक्टिस होता था, आप देख लीजिए ओल्ड ट्रेडिशन में, आप देख लीजिए रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में, यहां तक कि हिंदू रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में कॉमन सी बात है कि किसी की 1 से ज्यादा शादियां हों। जो हम में एक मिडिल एज तक पहुंच चुके हैं उन्हें पता है कि उनके दादा नाना वगैरह के ज़माने में एक कॉमन सी बात है किसी की 1 से ज़्यादा शादी हो। तो हम देखते हैं उस सिचुएशन में ये सारी की सारी औरतों को लाइफ पार्टनर्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे, चाहे वो ऐसी औरतें हैं जिन्हें कोई हस्बैंड नहीं मिल रहा है, ऐसी औरतों को भी प्रपोजल्स मिल जाएंगे और विडोज और डिवोर्सीज को भी मिल जाएंगे। इस सेंसस में हम देखते हैं कि कुछ फिगर्स है जो आज अगर अच्छा एक्शन लिया जाए तो हम उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कुछ ऐसे जिनका केस मोस्ट सिवियर है, जो केस अभी भी सॉल्व किया जा सकता है। विडोज अप टू 44 इयर्स। 44 इयर्स क्यों मैंने लिया है कि 44 इयर्स तक भी शादियां हो सकती है, हालांकि उससे ज्यादा भी हो सकती है, अबव एज में भी हो सकती है। अभी हमें वो सब नॉर्म्स तोड़ने चाहिए और अपने दिलों को बड़ा करना चाहिए, लेकिन अप टू 44 इयर्स ये एक रीजनेबल एज है। डिवोर्सीज अप टू 44 इयर्स, सेपरेटेड अप टू 44 इयर्स, और नेवर मैरिड हमने सिर्फ 30 टू 44 लिया है। ये 4 फैक्टर्स को मिलाकर आप देख रहे हैं कि 1 करोड़ 15 लाख ऐसी औरतें हैं जिनका मैटर केस मोस्ट सिवियर है। अभी भी कुछ डिसीजन हो जाए तो इनकी जिंदगियां अकेले नहीं गुजरेगी। जैसे कि एक इंसान को चाहिए कि जिंदगी में उसके साथ कोई हो जो उसकी खुशी और गम बांटे, जिसके साथ वो जिंदगी में रहे। कंपेनियन की जरूरत होती है, तो ये कंपेनियन की जरूरत इन सब की सॉल्व हो सकती है, लेकिन बात वहां पर नहीं रुकती। अब हम देखते हैं कि एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, और वो है दहेज का प्रॉब्लम। हम सब जानते हैं, एक ओपन बात है कि दहेज के बगैर बहुत सारी शादियां होती ही नहीं है। और गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों में 24,771 डाउरी डेथ्स हुई। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 24,700 से ज्यादा डाउरी डेथ्स हुई है। डाउरी डेथ कब होती है? एक हस्बैंड अपनी वाइफ से कहता है जाओ ये दहेज ले आओ, ले आएगी तो वो खुश हो जाएगा, चुप रहेगा। कई सारे ऐसे डाउरी मांगने वाले हैं जो सिर्फ शुरू में डाउरी मांगते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम डिमांड करते रहते हैं। वो लाइफ टाइम डिमांड करने वालों में ऐसे भी होते हैं जिनकी डिमांड्स बढ़ते जाते हैं। फाइनली वाइफ और उसके इन-लॉज उसके डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाते, तो इसके बाद वो ताना देना शुरू करता है, वो और उसके फैमिली मेंबर्स। उसके बाद क्रूअल्टी शुरू करते हैं, परेशान करना शुरू करते हैं, और उसके बाद एक स्टेज होता है कि जहां पर उसका कत्ल कर दिया जाए ताकि ये जाएगी, कोई और आएगी, उस पर से एक दहेज की कमाई होगी। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 3.48 लाख केसेस ऑफ क्रूअल्टी अगेंस्ट विमेन, जिसके अंदर हस्बैंड या हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स ने
कोई क्रूरल्टी का एक्शन किया औरतों पर, यानी कि 3.5 लाख केसेस एक साल में। हम जानते हैं कि गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, बहुत सारी एजुकेशनल फिल्म्स, बहुत कुछ किया जा रहा है और कितना कुछ और हम सबको करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आप सबके सामने एक प्रपोजल रख रहा हूं जो हम सबको इस जंक्शन पे एनालाइज करना चाहिए, सोचना चाहिए खुले जहन से। मान लीजिए कि पॉलीगमी का सिस्टम इंडिया में फिर से शुरू हो जाता है जैसे कि पहले शुरू था। पहले तो हम ये देखते हैं कि सारी वो औरतें जिन्हें हस्बैंड्स नहीं मिले, जो डिवोर्स्ड है, जो विडोड है, उन्हें हस्बैंड्स मिल जाएंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब शादियां औरतों की बहुत आसानी से होने लगेगी, क्योंकि डिमांड ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, सप्लाई तो जितना है उतना ही है, औरतें कुछ बढ़ने वाली नहीं है सडनली। लेकिन जब डिमांड बढ़ जाता है तो कोई इंसान सिंपल बात समझ सकता है कि किसी भी चीज का प्राइस तो बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पर वो आदमी आएगा कि मैं शादी करूंगा तुम्हारी बेटी से इस शर्त पर कि तुम मुझे इतना इतना दहेज दो, गाड़ी दो, फर्नीचर दो, स्कूटर दो। अब वहां पर वो शख्स कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से इस शर्त पे शादी करूंगा कि तुम मेरे ये डिमांड्स पूरे करो। लेकिन अब जब डिमांड बढ़ चुका होगा तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी, और ये सिचुएशन चेंज होने की वजह से उसे एक बीवी सिर्फ तब मिलेगी जब वो खुद कुछ करने तैयार है। हो सकता है हमारी कंट्री में भी हमें देखने मिले, जो गल्फ कंट्रीज में वहाँ की औरतों के साथ होता है कि एक मर्द आता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मैं इतना इतना मेहर दे सकता हूँ। तो वो कहेंगे नहीं, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए अपनी बेटी के लिए, मेरी बेटी के लिए इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो वहाँ के स्पीकर्स और स्कॉलर्स और रिफॉर्मर्स जो होते हैं वो कहते हैं इतना ज़्यादा मेहर मत मांगो, मेक इट ईजी। लेकिन ये सिचुएशन इंडिया में भी आ सकती है अगर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पॉलीगमी को अलाउ करें। काइंडली कंसिडर, ये है सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम जो सॉल्व होता है, फर्स्ट प्रॉब्लम वो है विडोज एंड डिवोर्सीज का प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम जो हम देख रहे हैं, डाउरी विल डाई अ नेचुरल डेथ इन इंडिया। डाउरी ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री में खुद ब खुद खत्म हो जाएगा अगर हम ये सिस्टम को रिवाइव करें। लेकिन डाउरी से कनेक्टेड एक और प्रॉब्लम है। जब एक शख्स को बेटी पैदा होती है तो उसे एक तरह से टेंशन हो जाता है, बच्ची पैदा हो गई, कल दहेज देना होगा। 2 बेटियां पैदा हो गई, डबल टेंशन। 3 बेटियां पैदा हो गई, ट्रिपल टेंशन। फिर क्या करते हैं, ये एक ओपन सीक्रेट है। हमारी कंट्री की सेंसस से हमें पता चलता है कि इंडिया के अंदर हर 1000 मर्दों के लिए सिर्फ 943 विमेन है, यानी कि 57 औरतें कम हैं। जबकि हम देखते हैं कि सारी डेवलप कंट्रीज में औरतें मर्दों से ज्यादा है ऑन द कॉन्ट्ररी, लेकिन इंडिया में औरतें मर्दों से कम हैं। अब अगर कैलकुलेट करें तो तकरीबन 3.56 करोड़ औरतें मर्दों से कम हैं। लेकिन सिचुएशन ज्यादा वर्स है चाइल्ड सेक्स रेशियो में। 0 to 6 ईयर्स की बच्चियां, गर्ल्स, और 0 to 6 ईयर्स के बॉयज, दोनों की पॉपुलेशन जब कंपेयर की गई तो देखा गया हर 1000 बॉयज के लिए सिर्फ 919 गर्ल्स है, यानी कि सिचुएशन और वर्स हो गई है। अब यहां पर 81 मिसिंग गर्ल्स हो चुके हैं। ये सारा जो फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड हमारी कंट्री में चल रहा है, इस चीज की बुनियादी वजह यह है कि औरतों को, लड़कियों को, बच्चियों को हमारी कंट्री के कल्चर में लोग एक तरह से बर्डन समझने लगते हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर पॉलीगमी स्टार्ट हो जाए और विडोज और डिवोर्सीज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, डाउरी का प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, तो बच्ची पैदा होने वाली है, फादर को कोई टेंशन नहीं है, बहुत शादी करने वाले आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अच्छा लड़का देखकर सिलेक्ट कर लूंगा, और उसे ये फिनेंशियल बर्डन नहीं फील होगा फादर को, जो बहुत सारे लोगों को फील होता है। तो हम देखते हैं कि ऑटोमेटिकली फीमेल इन्फेंटिसाइड का रेट खुद ब खुद खत्म होने लगेगा। खुद ब खुद फीमेल फीटिसाइड और बच्चियों को जो मारने का मामला है जो हमारी कंट्री में चलता है, जो एक बहुत ही ओपन बात है, बेटा बीमार है तो उसका ख्याल रखा जाएगा, बेटी बीमार है तो उसका नेग्लिजेंस से मारा जाता है। एक चीज है अबॉर्शन, दूसरी चीज है नेग्लिजेंट होमिसाइड। लेकिन हम देखते हैं कि ये सारों का एंड रिजल्ट सेंसस फिगर्स हमें बता देते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि सेंसस के अंदर हमें ये भी पता चला सन 2011 के सेंसस में कि इंडिया में 23.72 लाख, यानी तकरीबन 24 लाख ऐसी औरतें हैं जो डिजर्टेड बाय देयर हस्बैंड्स हैं, सेपरेटेड, जिनके हस्बैंड से डिवोर्स नहीं हुआ लेकिन फिर भी वो अलग हैं। एक्सपर्ट्स इस चीज के बारे में बताते हैं कि इन औरतों के हस्बैंड्स ने इन्हें डिवोर्स नहीं दिया है, तो फिर क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं कि ये इंडिकेट करता है कि एक तरह से एक हिडन वे में वो रिलेशंस, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, या हो सकता है पॉलीगमी प्रैक्टिस की जा रही है। और ये चीज एक हिडन बात है जो सेंसस हमें एक इशारा दे रहा है कि ऐसा हो सकता है हमारी सोसाइटी में हो रहा है।
यहाँ से हमें एक बात मिलती है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी कंट्री इंडिया में भी वेस्टर्न कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा एंटर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कई केसेस से हमें पता चलता है कि लिव इन रिलेशनशिप्स को एक तरह की एक्सेप्टेबिलिटी इंडिया में मिल रही है। साथ साथ में हम देखते हैं कि ऐसे भी जजमेंट्स हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, उसके अंडर में ये जो वर्ड्स है रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, इन वर्ड्स को इंटरप्रेट करते हुए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या लिव इन रिलेशनशिप्स को अलाउ किया गया है और इसके तहत लाया गया है। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम ये देखते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप्स में जो औरतें होती हैं, क्या उन्हें मेल काउंटर पार्ट से कोई सीरियस कमिटमेंट मिला है? जो सीरियस कमिटमेंट का नाम है मैरिज, वो कमिटमेंट तो ऑब्वियसली नहीं मिला है, इसीलिए वो आउट ऑफ मैरिज हैं। तो इसमें सिक्योरिटी क्या होती है? प्रेग्नेंट होंगे तो वो होंगे, अबॉर्शन वाली बातें जब आएगी तो उनके लिए आएगी, बच्चे को दूध पिलाना है, बच्चे की परवरिश करना है तो उन्हें करना है। तो ये सारी चीज़ों में औरतों के लिए एक अनप्रोटेक्टेड लाइफ है, जैसे कि हमने देखा अमेरिका और वेस्ट की मिसाल से पिछले एपिसोड के अंदर। तो हम देखते हैं कि इसका एक नेचुरल और सही सोल्यूशन क्या है। एक सही सोल्यूशन ये है कि मर्दों को इजाजत दी जाए कि वो मर्द जो इंसाफ कर सकते हैं, जो ड्यू राइट्स दे सकते हैं, जो ऑनर दे सकते हैं, जो रिस्पेक्ट दे सकते हैं, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर सकते हैं, वो मर्दों को इजाजत दी जाए इन अ लिमिटेड सेंस कि वो मोर देन वन मैरिज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बहुत ओपनली बात करना चाहता हूँ कि हम देखते हैं कि हमारे हिंदू ब्रदर्स के लिए 1954 के हिंदू मैरिज एक्ट ने मना किया है, प्रोहिबिट किया है। लेकिन बहुत से लोग जानते हैं कि गोवा में जो सिविल कोड चल रहा है उसके अंदर एक स्पेशल सब्सिडरी लॉ, कोड्स ऑफ यूसेजेस एंड कस्टम्स ऑफ जेंटाइल हिंदूज ऑफ गोवा, उसके तहत हिंदू मेन को मोर देन वन मैरिज, बाइगमी, 2 मैरिजेस अलाउड है अंडर सर्टेन स्पेशल सिचुएशंस। तो यहां पर हमारे पास एक प्रेसिडेंट है कि जहां पर हिंदू मेन को भी एक से ज्यादा शादी की इजाजत इंडियन लॉ के अंडर में है कहीं पर। और अगर प्रैक्टिकल साइड आपको देखना है तो देख लीजिए, 1961 के सेंसस ने इंडिकेट किया मुस्लिम्स जिनकी एक से ज्यादा बीवी है वो 5.7% थे, लेकिन हिंदूज इन कंपैरिजन 5.8% थे, और बुद्धिस्ट 7.9% थे, जैन्स 6.7% थे और आदिवासी 15.25% थे। लेकिन हम ये देखेंगे 1956 में हिंदू मैरिज एक्ट ने मना किया था, ये उससे सिर्फ 5 साल बाद का सेंसस था, उसके अगला सेंसस यानी 1961 के सेंसस। आगे बढ़ते हैं 1974 में। 1974 की गवर्नमेंट सर्वे के अंदर पता चलता है कि मुस्लिम्स में 5.6% मैरिजेस बाइगेमस मैरिजेस है, पॉलीगेमस मैरिजेस है, लेकिन जबकि हिंदूज में 5.8% है। अब देखा जाए तो एक 0.2% का फर्क है, लेकिन उस जमाने में जो कैलकुलेशन देखा गया 1971 के सेंसस के मुताबिक, तो मोर देन 1 करोड़ हिंदू मेन के पास 1 करोड़ हिंदू मर्दों के पास एक से ज्यादा बीवी थी। इन कंपैरिजन 12 लाख मुस्लिम मर्दों के पास एक से ज्यादा बीवी थी। अगर वो जमाने के आपके दादा परदादा फादर वगैरह हैं तो आपने देखा होगा कि ये कॉमन बात थी, ये कोई अनकॉमन चीज नहीं थी हमारी कंट्री में। लेकिन सिचुएशन कब चेंज हुई? इंडियन गवर्नमेंट के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डिपार्टमेंट ने 2006 में एक फिर से सर्वे कंडक्ट किया। इस सर्वे के अंदर पता चला कि हिंदूज में 1.77% पॉलीगेमस मैरिजेस है, इन कंपैरिजन मुस्लिम्स के 2.55% पॉलीगेमस मैरिजेस है, जबकि उसके बहुत ही क्लोज क्रिश्चियंस का मामला था। क्रिश्चियंस में 2.35% पॉलीगेमस मैरिजेस और इन सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट में 3.2%। तो हम देखते हैं कि ये सर्वे के अंदर दिख रहा है कि हिंदू मर्दों की पॉलीगेमस मैरिजेस कम हुई एज कंपेयर टू मुस्लिम्स। बुद्धिस्ट इस मामले में सबसे आगे रहे हैं, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स ऑलमोस्ट करीब करीब है इस 2006 की सर्वे से। आखिर में मैं ये सवाल हमारी पूरी सोसाइटी से पूछना चाहूँगा, खास तौर से विमेंस राइट्स एक्टिविस्ट से पूछना चाहूँगा, जिनका इस ताल्लुक से एक बहुत ही फ्यूरियस रिस्पॉन्स नॉर्मली रहता है। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आप पसंद करते हैं कि कोई औरत विडो हो, डिवोर्सी हो, उसे अकेले अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़े? क्या आप ये पसंद करते हैं कि औरतों को जिंदा जला करके मार दिया जाए डाउरी की वजह से, या टॉर्चर कर करके उसे अपने हस्बैंड के घर में रहना पड़े? क्या आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि हमारी कंट्री में जब पता चलता है कि बच्ची पैदा होने वाले हैं तो बहुत सारे हिडन मेथड्स हैं जिससे कि अबॉर्शन कराकर बच्ची को अवॉइड किया जा सकता है? क्या आप इन तमाम चीज़ों को सपोर्ट करते हैं? तो ये बात सोचिए कि कल कोई भी एक विडो बन सकती हैं। मुझे पता है कि बहुत सी औरतें इस चीज़ को नहीं पसंद करेंगी, लेकिन ये तो सोचें कि उनकी खुद की बहनें, हमारी सोसाइटी की औरतें, कल उनका भी नंबर उसमें हो सकता है। जब ये हो तो क्या हम ये नहीं चाहेंगे
कि उन सब के लिए एक नेचुरल सोल्यूशन हो। सारे प्रोपेगेंडा के बाद हम देखते हैं कि आज कंट्री जिस तरह से एडवांस कर रही है, साथ साथ में हम देख रहे हैं कि हमारे अंदर ये सारी बुराइयां खत्म नहीं हो रही है। हम देखते हैं कि अबैंडन्ड सेपरेटेड औरतों का नंबर बहुत ही सिग्निफिकेंट और बड़ा है, और सर्वेज से पता चलता है कि बहुत सारे लोग हिडन तरीके से पॉलीगमी कर रहे हैं। तो क्यों ना हम सब इस चीज को रेगुलराइज करें और इसकी अच्छाई को हासिल करें। मैं रेकमेंड करता हूं गवर्नमेंट को कि आज यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से पॉलीगमी के राइट को खत्म करने की जगह बाकी कम्युनिटीज के लिए भी अलाउ करिए। एक बहुत ही स्ट्रांग मूव होगा, लेकिन इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री, इट इज फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री की औरतों के हुकूक के लिए है ये उनकी इज्जत के लिए है, ये उनकी ऑनर के लिए है, जो स्टैटिस्टिकल एविडेंस से हमें क्लियर प्रूफ दिख रहा है इस चीज के ताल्लुक से। मैं इनकरेज करता हूं कि ये बोल्ड स्टेप अच्छाई की तरफ लिया जाए और ये डिस्पैरिटी, जो डिफरेंस अलग अलग धर्मों में हमारी कंट्री में आज है मौजूद, इसे ख़त्म किया जाए एक पॉजिटिव तरीके से। थैंक यू वेरी मच। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।